रोहित की बात सुनते ही अनिका की पूरी तरह से नींद उड़ गई। अनिका ने रोहित से कहा, मैं अभी पहुंचती हूँ। यह कहते हुए अनिका ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। रोहित तेजी से गाड़ी लाइफ केयर हॉस्पिटल में ले गया और नन्ही सी रिया को अपनी बाहों में उठाकर रोहित ने उसे लाइफ केयर हॉस्पिटल के अंदर अपने प्राइवेट वार्ड में एडमिट कर दिया। रोहित ने पहले ही हॉस्पिटल में फोन करके स्टाफ को आगाह कर दिया था। हॉस्पिटल के चुनिंदा डॉक्टर्स और चुनिंदा स्टाफ पहले से ही वीआईपी वार्ड में रोहित और रिया का इंतजार कर रहे थे। रोहित के आते ही वार्ड बॉयज ने रोहित को हाथों से रिया को ले लिया और उसे हॉस्पिटल बेड पर लेटा दिया। रिया की ब्रीथिंग हेवी होने लगी थी। ऐसा लग रहा था मानो रिया को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। कुछ ही देर में रिया को आईवी फ्लूइड की सुई लगा दी थी। अलग अलग मेडिकेशन के कारण रिया की सांसें धीरे धीरे नॉर्मल होने लगी थी और देखते ही देखते रिया गहरी नींद में सो गई। तभी अचानक स्पेशल वार्ड का दरवाजा जोर से खुला और तेजी से अनिका अंदर आई। अंदर आते ही अनिका ने रिया की आंखें चेक की, फिर उसका हाथ पकड़कर उसका पल्स चेक किया। थोड़ी देर रिया को मॉनिटर करने के बाद रिया को चढ़ाई गई आईवी फ्लूइड्स और प्रिस्क्राइब की गई मेडिकेशन चेक की। सब कुछ स्क्रूटिनाइज करने के बाद अनिका ने चैन की सांस ली और एक लंबी सांस छोड़ते हुए सामने बैठे रोहित से कहा, डरने की कोई बात नहीं है, नॉर्मल स्टमक फ्लू है। हालांकि अनिका का टेंशन काफी कम हो गया था, मगर वह पूरी तरह से रिलैक्स नहीं हुई थी। रिया की डिलीवरी प्रीमेच्योर थी। देखने में रिया उसकी उम्र के बच्चों से काफी ज्यादा स्ट्रांग लग रही थी, मगर इसके पीछे अनिका ने बहुत मेहनत की थी। रिया का खाना पीना, उसकी मेडिकेशन और बहुत सारी देखभाल के बाद रिया का शरीर बहुत मजबूत हुआ था। मगर अनिका को हमेशा डर रहता था कि शायद रिया के इंटरनल ऑर्गन बाकी बच्चों जितने स्ट्रांग नहीं हो सकते। इसलिए जब भी रिया किसी बीमारी का शिकार होती है तो उसे रिकवर होने में बाकी बच्चों से अक्सर ज्यादा वक्त लगता था। अनिका ने अपनी पर्स से एक टेबलेट निकाली और रिया के मुंह में डाल दी। जब अनिका ने ऐसा किया तो नन्ही सी रिया नींद से जाग गई। जैसे ही रिया ने अपनी आंखें खोलकर अपने सामने अपनी मम्मा को देखा तो कच्ची नींद में किसी चिड़िया की तरह रिया बोल पड़ी, मम्मी आप आ गई। जैसे ही रिया ने यह कहने के लिए अपना मुंह खोला, अनिका ने दी हुई टेबलेट रिया के मुंह के अंदर चली गई। मुंह के अंदर जाते ही कुछ ही सेकंड में वह टेबलेट पिघल गई। देखते ही देखते मुस्कुराती हुई रिया फिर से गहरी नींद में सो गई। रिया के चेहरे को देखकर अब रोहित का भी टेंशन काफी कम हो गया था। नींद में मुस्कुराती हुई रिया को देखकर रोहित की जान में जान आ गई थी। जैसे ही रिया फिर से गहरी नींद में सो गई, अनिका ने धीरे से रिया के माथे पर हाथ घुमाया और फिर रोहित को चुप रहने का इशारा किया और रिया के कमरे से बाहर चलने लगी। जैसे ही अनिका अपने घर लौटने के लिए स्पेशल वार्ड के कॉरिडोर में चलने लगी, उसे पीछे किसी के चलने की आवाज सुनाई देने लगी। अनिका जानती थी कि रोहित उसका पीछा कर रहा था। अनिका लिफ्ट में बिल्कुल पास आकर खड़े हो गई। अनिका रोहित के पीछे लिफ्ट तक आ गया था। इससे पहले कि रोहित अनिका से कुछ कहता, अनिका ने रोहित का हाथ पकड़कर उसे मोड़ दिया और रोहित को अचानक ही गर्दन से पकड़कर दीवार की ओर उसका चेहरा जोर से दबा दिया। हालांकि अनिका की ग्रिप बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी, मगर रोहित ने बचने के कोई एफर्ट नहीं डाले। अनिका बिल्कुल रोहित के कानों के पास आकर कहने लगी, तुम्हारे बेटे को तकलीफ हुई तो मुझे क्यों आधी रात को कॉल किया। दरअसल अनिका को शक हो गया था कि शायद रोहित सब कुछ जान गया था, मगर वह किसी प्लानिंग में था। रोहित का चेहरा दीवार पर जोर से दबाया गया था, मगर रोहित बड़े ग्रेजुअली अनिका की बातों का जवाब दे रहा था। रोहित ने कहा, वह इसलिए क्योंकि तुम एक डॉक्टर हो। यह जवाब सुनकर अनिका रोहित के और पास गई और उसने उससे कहने लगी, इस शहर में और तुम्हारे हॉस्पिटल में हजारों डॉक्टर हैं, फिर तुम्हें मेरी क्या जरूरत पड़ी। रोहित ने अपनी बात कैजुअली आगे बढ़ाते हुए कहा, मगर तुम जैसा कोई नहीं। अनिका रोहित को इंटरोगेट करने के उसकी इतने करीब आ गई थी कि अब लगभग रोहित और अनिका एक दूसरे की सांसों को महसूस कर सकते थे। रोहित के जिस्म से आने वाली खुशबू अनिका महसूस करने लगी थी। अनिका हालांकि रोहित से हाइट में कुछ इंच कम थी, मगर क्योंकि अनिका ने रोहित को गर्दन से पकड़ा था, रोहित और अनिका का चेहरा बिल्कुल
एक ही लेवल पर आ गया था। रोहित को भले ही अनिका ने बड़ी जोर से पकड़ा था, मगर रोहित के चेहरे को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो किसी भी तरह के दर्द में था। इनफैक्ट रोहित के एक्सप्रेशन और उसकी हरकतें देखकर अनिका समझ गई थी कि रोहित के अनिका के स्पर्श को कहीं ना कहीं एंजॉय करने लगा था। और अब रोहित की बातों से भी यह लग रहा था कि वह अनिका के साथ फ्लर्ट कर रहा था। तभी कंफ्यूजन लग रही अनिका से रोहित ने फिर से पूछा, तुम ही बताओ, क्या तुमसे बेहतर डॉक्टर कोई हो सकता है? अनिका फिर से सोचने लगी कि कहीं रोहित का मतलब यह तो नहीं है कि वह अब जान चुका है कि डॉक्टर अमृता और कोई नहीं बल्कि खुद अनिका थी। कुछ देर जब अनिका ने अपनी ग्रिप रोहित पर बना कर रखा, तब अनजाने में ही अनिका और रोहित बहुत करीब आ गए थे। यहाँ तक कि रोहित अपने होठ धीरे धीरे अनिका के होठों की तरफ ले जाने लगा था। जब अनिका को इस बात का एहसास हुआ, तब उसने अचानक ही रोहित को अपनी ग्रिप से छोड़ दिया। झटके की वजह से रोहित का शरीर दीवार से टकराया, मगर जल्द ही अपनी बॉडी पर कंट्रोल पाते हुए रोहित ने अपने आप को गिरने से बचा लिया। रोहित अपना गला पकड़कर जोर जोर से सांसें लेने लगा। हेवी ब्रीथिंग कर रहे रोहित को अनिका ने कहा, आर्यन ने आज शाम को क्या खाया था? मुस्कुराते हुए रोहित ने अनिका की बातों का जवाब दिया। रोहित ने कहा, फ्रेंच फ्राइज, आइसक्रीम, चॉकलेट केक, पिज्जा और पास्ता, और उसके ऊपर फिर कोल्ड ड्रिंक। अनिका ने अपने माथे पर अपना हाथ मारते हुए रोहित से कहा, आप इतने पढ़े लिखे बिजनेसमैन हैं, क्या आपको पता नहीं है कि बच्चों की डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत वीक होती है? इतना सारा जंक फूड, ऊपर से ठंडा गर्म सब कुछ मिक्स, पेट के अंदर जाकर यह सारे अलग अलग खाने के पदार्थ एक दूसरे के साथ केमिकली रिएक्ट करने लगते हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आपने इस तरह कैसे अपने बच्चे को पाला है। बच्चों को क्या खिलाना चाहिए, क्या पिलाना चाहिए, इनकी जरा से भी सेंस नहीं है आपको। अगर कोई बाहर का आदमी अनिका और रोहित को नहीं जानता, वह अनिका और रोहित की बातें सुनता, तो उनको यही लगता कि माँ बाप अपने बच्चे को लेकर एक दूसरे के साथ आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से वैसे आर्यन अनिका के साथ ही रहता था। इन दिनों में अनिका ने आर्यन का कंप्लीट बॉडी चेकअप भी कर लिया था। आर्यन के रिपोर्ट्स में कोई भी बात ऐसी नहीं थी जिससे अनिका को किसी बात की कोई चिंता हो। हालांकि आर्यन की इंटरनल सेहत बाकी बच्चों से काफी ज्यादा अच्छी थी। इससे एक बात तो साफ थी कि रोहित बच्चे की देखभाल में पूरी तरह से एक कॉम्प्लीफाइड फादर था। मगर फिर भी आज रिया की यह हालत देखकर अनिका से रहा नहीं गया और उसने रोहित के एक आदर्श बाप होने की क्वालिटेशन पर सवाल उठा दिया। रोहित को ऐसा लग रहा था जैसे स्कूल और कॉलेज के बाद पहली बार वह किसी प्रोफेसर के लेक्चर में बैठा था। रोहित भी यह जानता था कि आज उससे एक बहुत बड़ी भूल हो गई थी। वैसे तो आर्यन के डाइट के बारे में वह बहुत ही स्टिक रहता था, मगर जब भी वह अपनी बेटी की आंखों में देखता तो पता नहीं रोहित को क्या हो जाता, और वह रिया की किसी भी डिमांड को मना नहीं कर सकता था। मगर रोहित अच्छी तरह से जानता था कि इमोशनली कमजोर बाप अपने बच्चे की सही देखभाल नहीं कर सकता। एक स्कूल का बच्चा टीचर से जैसे माफी मांगता है, वैसे रोहित ने माफी मांगते हुए अनिका से कहा, इट वाज माय फॉल्ट, आई एम सॉरी। थोड़ी देर बाद रोहित ने दबी हुई आवाज में अनिका से कहा, वैसे तो हमने वह सारी डिशेस मिस अनिका के लिए मंगवाई थी, मगर आप आई नहीं और सारा खाना मुझे और आर्यन को पूरा करना पड़ा। आफ्टर ऑल खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए, इट्स नॉट गुड मैनर्स। रोहित की यह बात सुनकर अनिका शॉक्ड हो गई। उसे रोहित पर गुस्सा आने लगा था। रोहित ने बड़े ही आसानी से जो कुछ भी हुआ था उसका ब्लेम अनिका पर डाल दिया था। अनिका को इस वक्त रोहित पर इतना गुस्सा आ रहा था कि अनिका ने सोचा वो अपनी मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग का इस्तेमाल करते हुए इसी वक्त रोहित से इस बात का बदला ले। वहाँ रोहित भी बड़े ही आराम से अनिका की आंखों में घूरकर देख रहा था। इससे पहले कि अनिका गुस्से से अपना हाथ रोहित पर उठाती, रोहित ने इस बार अनिका को पीछे की दीवार पर धकेल दिया और दोनों कुछ सोच पाते समझ पाते उससे पहले रोहित अनिका को किस करने लगा। लाइफ केयर हॉस्पिटल के स्पेशल वार्ड में अभी भी करण गुलेरिया को एडमिट किया गया था। करण गुलेरिया हाउस में आकाश ने देखा कि करण गुलेरिया अपने बिस्तर पर बेहोश पड़े थे। वो उन्हें उसी वक्त हॉस्पिटल में ले आया था।
आकाश गुलेरिया डॉक्टर के साथ बात करते हुए कॉरिडोर में आया। आकाश ने डॉक्टर से पैनिक होकर पूछा, अचानक अंकल को क्या हो गया? वह इस तरह बेहोश क्यों हो गए? सीनियर डॉक्टर ने आकाश को शांत करते हुए कहा, देखिए, डोंट पैनिक मिस्टर गुलेरिया, अभी हमने सारे टेस्ट किए हैं, बहुत जल्द रिपोर्ट भी आ जाएंगे, मगर मुझे लगता है कि आपके अंकल करण गुलेरिया को सर्वाइकल कॉर्ड के पास ट्यूमर है। आकाश हैरान होकर सीनियर डॉक्टर को देखने लगा। तभी आकाश के कंधे पर हाथ रखकर सीनियर डॉक्टर ने कहा, देखिए, घबराए मत, एक बार रिपोर्ट आ जाए उसके बाद ही हम तय कर सकते हैं कि आगे की ट्रीटमेंट क्या करनी है। आकाश ने हड़बड़ाती हुई आवाज में डॉक्टर से कहा, लेकिन अगर आप श्योर है कि यह ट्यूमर है तो आप उसी डिटेल में इलाज शुरू क्यों नहीं कर देते? वाई आर यू वेटिंग फॉर द रिपोर्ट्स? सीनियर डॉक्टर ने फिर से आकाश को शांत करते हुए कहा, देखो, ट्यूमर कई तरह के होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और ट्यूमर भी उसी बेस पर की जाती है कि ट्यूमर अभी कौन से स्टेज पर है। देखिए, अगर ट्यूमर आर्टरीज के पास है या किसी ऐसी जगह पर है जहां पर बहुत सारी नसें मौजूद है तो ट्यूमर को निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। डॉक्टर की एक छोटी सी गलती भी लाइफ थ्रेटनिंग साबित हो सकती है। इसलिए नॉर्मली ऐसी सर्जरी बड़े बड़े न्यूरोसर्जन ही किया करते हैं, जैसे कि डॉक्टर अमृता। और अगर ट्यूमर टाइप 1 का है, मतलब आदमी के शरीर की नसों से थोड़ा दूर है, तो नॉर्मल ट्रीटमेंट से पेशेंट को आसानी से बचाया जा सकता है बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के। मैं आशा करता हूँ कि आपके अंकल करण गुलेरिया को हम इसी तरह आसानी से ट्रीट कर लेंगे, लेकिन अगर ट्यूमर एडवांस स्टेज का है तो हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। यह कहते हुए सीनियर डॉक्टर आकाश की पीठ थपथपाते हुए अपनी अगली विजिट के लिए लिफ्ट से नीचे चले गए। लाइफ केयर हॉस्पिटल के स्पेशल वार्ड में सिर्फ 2 ही कमरे थे। इन कमरों में खाने पीने से लेकर ऑपरेट करने की सारी सुविधा मौजूद थी। मतलब स्पेशल वार्ड के किसी भी पेशेंट को एक बार एडमिट करने के बाद कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं होती थी। चाहे रिपोर्ट निकलवाने की बात हो या सर्जरी की, सब कुछ एक ही कमरे में हो जाता था। जब आकाश गुलेरिया ने देखा कि स्पेशल वार्ड का दूसरा कमरा भी एक्यूपाइड था तो वह जान गया था कि जरूर मारवा परिवार का कोई सदस्य इस वक्त एडमिट था। जब आकाश ने हॉस्पिटल का स्टाफ से पूछा तब उसे पता चला कि रोहित मारवा का बेटा स्टमक फ्लू के कारण एडमिट था। जैसे ही आकाश को इस बारे में पता चला, आकाश को लगा कि अगर रोहित का बेटा एडमिट है तो जरूर श्रेया यहीं पर मौजूद होगी। श्रेया को ढूंढ रही आकाश की नजरें कॉरिडोर में हर तरफ देखने लगी। उसके बाद आकाश धीरे से उस स्टेप वार्ड की ओर आगे बढ़ने लगा जहां आर्यन मारवा को एडमिट किया गया था। जब वह वार्ड के बिल्कुल पास पहुंचा तब उसने देखा कि श्रेया वार्ड में आसपास कहीं भी मौजूद नहीं थी। आकाश ने सोचा कि शायद श्रेया उसके बच्चों के साथ कमरे के अंदर होंगी। जैसे ही आकाश ने स्पेशल वार्ड के कमरे का दरवाजा खोलने लगा तब उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी महसूस हुई। आकाश यह देखकर हैरान रह गया कि कांच की केबिन के उस तरफ एक कपल किस कर रहा था। गौर से देखने पर आकाश को पता चला कि वह आदमी और कोई नहीं बल्कि रोहित मारवा था। बस कुछ ही सेकंड में हजारों ख्यालों आकाश के दिमाग में गुजरने लगे। गुस्से और ईर्ष्या की वजह से आकाश की आंखें लाल हो गई थी और आकाश की लाल आंख से अब बस आंसू छलकने ही वाले थे। आकाश ये सोचकर अंदर ही अंदर झूलने से लगा था कि सामने खड़ी लड़की वह और कोई नहीं बल्कि आकाश का पहला प्यार श्रेया अय्यर थी। आकाश निराश होकर वहां से जाने ही वाला था तब उनकी नजर रोहित के साथ खड़ी उस लड़की पर पड़ी। आकाश ये देखकर हैरान हो गया कि रोहित मारवा के साथ जो लड़की थी वह श्रेया नहीं बल्कि मल्होत्रा परिवार की मिस अनिका थी। अनिका और रोहित मारवा के बीच ऐसे रिलेशनशिप देखकर आकाश गुलेरिया हैरान हो गया था। वह बिना हिले बस कांच के विंडो से उस तरफ पैशनेटली एक दूसरे को किस कर रहे कपल को देखे जा रहा था। आकाश ये समझ नहीं पा रहा था कि आखिर इस रिलेशनशिप का क्या मतलब हो सकता है। तभी आकाश को ऐसा लगा जैसे रोहित की नजर कांच की खिड़की को चीरती हुई
उस पर पड़ रही थी। आकाश जल्दी से विंडो से लगी दीवार के पीछे छुप गया। आकाश नहीं चाहता था कि रोहित मारवा को पता चले कि आकाश गुलेरिया ने उसे इस ऑकवर्ड पोजीशन में देख लिया था। ऐसा नहीं था कि आकाश को रोहित मारवा से डर लग रहा था, मगर आकाश किसी भी तरह की कॉम्प्लिकेशन से बचना चाहता था। दीवार के पीछे छुपे हुए आकाश को अभी भी खिड़की के उस तरफ से रोहित और अनिका की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। अनिका रोहित से लगातार बचने की कोशिश कर रही थी। वो रोहित को धकेलने की कोशिश कर रही थी और अनिका पर काबू पाने के लिए रोहित लगातार अनिका पर अपनी ग्रिप बनाए हुए था। दोनों की इन कोशिशों की वजह से दोनों के शरीर लगातार दीवार से टकराए कर ऐसी आवाज पैदा कर रहे थे जिसे सुनने वाला को ऐसा लग रहा था मानो दीवार के उस तरफ कोई फाइट चल रही हो। रोहित और अनिका की तेज सांसों की आवाज भी अब आकाश को आसानी से सुन पा रहा था। रोहित और अनिका के बीच में चल रहे इन रोमांस को देखकर आकाश को अचानक ही श्रेया की याद आने लगी। आकाश ने श्रेया के अलावा कभी किसी लड़की को नहीं चाहा था और इस तरह के फिजिकल रिलेशन आकाश ने श्रेया के अलावा किसी के साथ नहीं बनाए थे। हालांकि 6 साल पहले की नशे की हालत में आकाश ने जब एक दिन सुबह को बिस्तर पर अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि बिस्तर पर उसके बगल में नताशा लेटी हुई थी। बहुत याद करने पर भी आकाश यह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर जब वह रात को बिस्तर पर श्रेया के साथ सोया था तो सुबह होते ही उसके बगल में नताशा कैसे आ गई थी। आकाश को पता था कि वह रात को नशे में था, इसलिए जो कुछ भी हुआ था वह उसे पूरी तरह याद नहीं आ रहा था, मगर वह यह बात भी नहीं झुठला सकता था कि सुबह के वक्त जब उसने आंखें खोली तो उसके बगल में नताशा लेटी हुई थी। उसके बाद से लेकर आज तक आकाश ने नताशा के साथ और ना ही किसी और लड़की के साथ कोई फिजिकल रिलेशन बनाया था, मगर आज इतने सालों बाद रोहित और अनिका को इस तरह देखकर आकाश को श्रेया की याद आने लगी। थोड़ी देर बाद खिड़की के उस तरफ से आकाश को कोई भारी चीज जमीन पर गिरते हुई आवाज आई। आकाश ने सोचा कि इससे पहले कि रोहित और अनिका को पता चले कि आकाश को उन्हें देख लिया था, आकाश ने सोचा उसे वापस अपने अंकल करण गुलेरिया के वार्ड में चले जाना चाहिए। आकाश धीरे से रोहित और अनिका वाले वार्ड से निकलकर करण गुलेरिया के वार्ड में चला गया। वहां जमीन पर गिरा हुआ रोहित अनिका को देखकर मुस्कुराने लगा। रोहित अपने होठों को अपने एक हाथ से पोंछते हुए अनिका को देखने लगा। अनिका के गाल शर्म से और गुस्से से लाल हो गए थे। अनिका ने चुटकी बजाकर रोहित को वार्न करते हुए कहा, देखिए मिस्टर मारवा, आपने दूसरी बार मुझ पर इस तरह का अटैक किया है। अगर आइंदा आपने कभी मुझे छूने की कोशिश भी की तो याद रखिएगा, मैं आपकी जान ले लूंगी। दरअसल अनिका ने रोहित की ग्रिप से छूटने के लिए मार्शल आर्ट का एक बहुत ही खतरनाक दाव रोहित पर चलाया था, जिससे रोहित के कंधे पर गहरी चोट लगने के कारण रोहित जोर से जमीन पर गिर गया था। अपने कंधे पर दर्द महसूस करते हुए भी रोहित के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। इतने दर्द में भी रोहित मुस्कुराते हुए देखकर अनिका का गुस्सा और ज्यादा बढ़ाने लगा था। अनिका को पता था कि अगर वह एक सेकंड भी ज्यादा रोहित के सामने रुकी तो वह बेकाबू होकर रोहित पर और मार्शल आर्ट के दाव आजमा देगी, मगर किसी तरह अनिका नहीं चाहती थी कि वह अपने ही हाथों से अपने बच्चों के पापा की जान ले ले, इसलिए वह पाँव पटक कर वहां से चली गई। दर्द के मारे अपना एक हाथ अपने दूसरे हाथ से पकड़कर रोहित अपने पैरों पर फिर से खड़ा हो गया। रोहित जानता था कि एक लड़की होने के बावजूद अनिका बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी और अनिका का वार इतना तेज था कि रोहित की जगह अगर कोई और आदमी को यह वार चलना पड़ता तो शायद अब तक उसकी 2-4 हड्डियां टूट गई होती। हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर जो हमेशा आर्यन और रोहित की दादी माँ का इलाज करते थे, उन्होंने रोहित को ट्रीट करते हुए रोहित से पूछा, मिस्टर मारवा, इतनी गहरी चोट आपको कैसे लगी? क्या आपकी किसी के साथ हाथापाई हुई थी? हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर जानते थे कि रोहित मारवा के पीछे उनके काफी बिजनेस राइवल हाथ धोकर पड़े थे। डॉक्टर को यह डर था कि कहीं कभी भी किसी दुश्मन ने रोहित पर अटैक तो नहीं किया था, क्योंकि रोहित की चोट को देखकर डॉक्टर इतना समझ गए थे कि यह चोट जरूर किसी ताकतवर या पेशेवर हमलावर ने दी थी।
जब डॉक्टर ने देखा कि रोहित किसी भी बात का जवाब नहीं दे रहा था, तो वह समझ गए कि शायद रोहित अपने बिजनेस से रिलेटिव किसी मामले के बारे में खुलकर बात नहीं करना चाहता। और डॉक्टर भी ऐसे हाई प्रोफाइल झगड़ों में अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाकर रोहित को परेशान नहीं करना चाहते थे। इसलिए रोहित को पेन किलर देकर रोहित के चेहरे पर जो निशान आई थी, वहां डॉक्टर ने बैंडेज लगा दिया और रोहित से कहा, 1-2 दिन इस लेफ्ट हैंड को थोड़ा आराम दीजिएगा। थैंक गॉड फ्रैक्चर नहीं हुआ है, मगर हाँ, मसल्स पेन होने के कारण 1-2 दिन आपको थोड़ा आराम करना होगा। डॉक्टर यह देखकर भी हैरान थे कि इतने दर्द में भी रोहित का मुस्कुराना कम नहीं हो रहा था। डॉक्टर को थैंक्स कहकर रोहित फिर से रिया के वार्ड में जाने लगा। जब रोहित ने धीरे से रिया के रूम का दरवाजा खोला, तो उसने देखा कि ड्रिप के नीचे लेटी रिया बिल्कुल आराम से सो रही थी। रिया की आंखें बंद थी और मुंह हल्का सा खुला था। वह नींद में ही कुछ बड़बड़ा रही थी। रोहित रिया के पास गया और धीरे से रिया का ब्लैंकेट उसने ऊपर करते हुए रिया के माथे पर हल्के से हाथ घुमाया। जब रोहित ने गौर से सुना कि रिया नींद में क्या बड़बड़ा रही थी, तो यह सुनकर हैरान हो गया कि रिया नींद में कह रही थी, आई हेट यू डैड। रिया की यह बात सुनकर रोहित की आंखें भर आई थी। रोहित ने रिया के माथे पर हाथ घुमाते हुए अपने मन ही मन रिया को सॉरी भी कहा। रिया को देखकर रोहित को ऐसा लग रहा था कि अगर 6 साल पहले उसे पता होता कि उसकी रिया जैसी एक बेटी भी है, तो वह दुनिया का सबसे लकी इंसान अपने आप को मानता। रोहित को ऐसा भी लग रहा था कि अगर शुरुआत से रिया रोहित की जिंदगी में होती, तो शायद आज वह एक बेहतर इंसान बन पाता। ऐसा नहीं था कि रोहित ने आर्यन से कम प्यार किया था, मगर एक बाप होने के नाते जब भी रोहित ने अपनी बेटे की आंखों में आंखें डालकर देखा था, तो रोहित को रिया से एक अलग ही प्यार नजर आता था, जिन्हें शब्दों में बयान करना रोहित के लिए भी बहुत मुश्किल था। रोहित को आज समझ में आया कि बड़े बुजुर्ग क्यों कहते थे कि बेटा हमेशा माँ का दुलारा होता है और बेटी हमेशा पापा की लाडली होती है। तभी अचानक रोहित की नजर कमरे के कोने में सोफा पर पड़ी। अनिका हॉस्पिटल से गई नहीं थी, बल्कि वहीं कमरे के सोफा पर सो गई थी। अनिका को इस तरह गहरी नींद में सोते हुए देखकर रोहित चौंक गया। आईसीयू वार्ड का एयर कंडीशन काफी तेज था। अनिका सोफा पर काफी सुड़क कर सोई थी। अनिका नींद में जरूर थी, मगर ठंड की वजह से उसके होठ और हाथ दोनों कांप रहे थे। तभी रोहित धीरे से उठकर अनिका के पास गया और अपने जैकेट उतारकर रोहित ने अनिका को अपना जैकेट ओढ़ा दिया। रिया और अनिका की निगरानी करते हुए रोहित आईसीयू वार्ड के एक कोने में खड़ा हुआ, अपने दोनों हाथ फोल्ड करके बस रिया और अनिका को देखे जा रहा था। अपनी जिंदगी की 2 सबसे अहम व्यक्तियों के साथ इस तरह चैन की नींद सोते हुए देखकर रोहित को आज इतना सुकून मिल रहा था, जितना शायद उसे आज तक अपने बिजनेस करियर की किसी भी डील के बाद नहीं हुआ था। बिजनेस टाइकून रोहित मारवा को आज चौकीदार की ड्यूटी निभाते हुए करोड़ों के प्रॉफिट से ज्यादा सैक्रिफाइस मिल रहा था। सुबह के तकरीबन 9 बज चुके थे। जब अनिका की आंखें खुली, तब अनिका ने देखा कि रिया सामने बैठे अपने बेड पर हॉस्पिटल का दिया हुआ नाश्ता कर रही थी। रिया आज बिल्कुल ही पहले की तरह फ्रेश और एनर्जेटिक लग रही थी। रिया को इस तरह देखकर अनिका ने राहत की सांस ली। जैसे ही अनिका सोफा पर से उठने लगी, अनिका के शरीर से रोहित का जैकेट फिसलकर जमीन पर गिर गया। ब्लैक कलर का कस्टम मेड जैकेट देखकर अनिका समझ गई, यह जैकेट जरूर नींद में रोहित ने उसे उठाया होगा। नाश्ता कर रही रिया ने अनिका से कहा, डैड को एक अर्जेंट मीटिंग थी, इसलिए वह सुबह ही चले गए। आज का जैकेट होल्ड करके अनिका ने बेड के साइड वाले टेबल पर रख दिया और रिया से कहा, ठीक है, अब तुम नाश्ता कर लो, मम्मा को भी जाना होगा। तभी रिया ने अपने दोनों हाथ अनिका की ओर आगे बढ़ाते हुए कहा, क्या तुम अपनी छोटी सी गुड़िया को इस तरह हॉस्पिटल में अकेला छोड़कर चली जाओगी? रिया की ओर देखकर अनिका ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहा, अभी ये ड्रामा बंद करो, मम्मा को और भी बहुत काम है। और हाँ, अगर फिर से हॉस्पिटल में आने का मन करे तो और ज्यादा आइसक्रीम का कप खा लेना। अनिका की इस बात पर माँ बेटी दोनों एक साथ हंस पड़ी। वैसे अनिका की जाने की बात सुनकर ही
कहीं ना कहीं रिया को भी राहत मिली थी, क्योंकि अब वह बिना किसी रोक टोक पूरा दिन मोबाइल पर गेम खेल सकती थी। जैसे ही अनिका कमरे से बाहर गई, रिया ने तकिए के नीचे छुपाया अपना मोबाइल बाहर निकाला और अपने गेम पेज पर लॉगिन कर लिया। रिया की कल की लाइव स्ट्रीमिंग नहीं हो पा रही थी, क्योंकि उसकी तबीयत रात को अचानक खराब हो गई थी। इसलिए रिया यह सोचकर परेशान हो रही थी कि वह किसी तरह अपने फ्रेंड नानू तक यह बात पहुंचाए, क्योंकि रिया जानती थी कि उसके फ्रेंड नानू उसके बात से परेशान होंगे कि आखिर रिया ने कल की अपने लाइव स्ट्रीम क्यों नहीं की थी। जब रिया ने अपना पेज ओपन किया तो वह यह देखकर हैरान हो गई कि फैन नानू का कोई मैसेज नहीं आया था। यह बात रिया के लिए शॉकिंग थी। ना ही गेमिंग पेज पर और ना ही सोशल मीडिया पर फैन नानू ने रिया को कोई मैसेज भेजा था। इतने दिनों की दोस्ती में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था कि सुबह सुबह फैन नानू ने रिया को गुड मॉर्निंग भी विश नहीं किया हो। रिया ने अपने फैन नानू को एक लंबा सा मैसेज लिखते हुए कहा, फैन नानू आई एम सॉरी, कल रात को अचानक ही मेरे पेट में पेन होने के कारण मुझे हॉस्पिटलाइज करना होगा और इसलिए मैं ना तो आपसे बात कर पाया और ना ही अपनी लाइव स्ट्रीम कर पाई। आई होप आप अच्छे हैं। मैंने हॉस्पिटल में नाश्ता कर लिया, क्या आपने भी अपना नाश्ता कर लिया? मैसेज भेजने के बाद रिया काफी वक्त अपने फैन नानू के रिप्लाई का इंतजार किया, मगर 10 मिनट तक फैन नानू का कोई रिप्लाई नहीं आया। तो रिया ने फिर से अपने फैन नानू को मैसेज किया, फैन नानू आप ठीक तो है ना, या फिर अपनी लिटिल एंजल को नाराज है आप? प्लीज रिप्लाई फैन नानू। जब कुछ और वक्त तक फैन नानू का कोई रिप्लाई नहीं आया तो रिया सोच में पड़ गई कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि फैन नानू आज उसे किसी बात का रिप्लाई नहीं दे रहे थे। अनिका लाइफ केयर हॉस्पिटल के टॉप फ्लोर पर बने स्पेशल वार्ड की एलिवेटर के पास लिफ्ट का इंतजार कर रही थी। तभी अचानक पीछे से अनिका के कानों पर एक आवाज पड़ी, आप क्या 2 मिनट बात करने के लिए फ्री है मिस अनिका? अनिका ने जैसे ही मुड़कर देखा, आकाश गुलेरिया अनिका के सामने खड़ा उसके जवाब का इंतजार कर रहा था। अनिका ने सोचा कि शायद आकाश गुलेरिया करण गुलेरिया के लिए अमृत टेबलेट के बारे में कोई बात करना चाहता था। आखिर यह बात पूरे मार्केट में फैल चुकी थी कि अमृत टेबलेट अगर कोई सप्लाई कर सकता था तो वह सिर्फ मनोहरा फार्मेसी थी। इसलिए बिना कुछ सोचे समझे अनिका ने मुस्कुराते हुए आकाश गुलेरिया से कहा, श्योर मिस्टर आकाश, बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। करण गुलेरिया और अपनी माँ के पास्ट जानने के बाद कहीं ना कहीं अनिका को करण गुलेरिया के लिए सॉफ्ट कॉर्नर था और वह किसी भी कीमत पर करण गुलेरिया की जान बचाना चाहती थी। इसलिए वह आकाश को कंफर्टेबल करना चाहती थी ताकि आकाश कोई भी मदद मांगने से पहले हिचकिचाए नहीं। अनिका ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए आकाश से कहा, मिस्टर आकाश, इनफैक्ट यह मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी अगर मैं आपकी किसी भी काम आ सकूं। अनिका ने सोचा कि अभी आकाश अनिका से अमृत टेबलेट की मांग करेगा। तभी आकाश ने अपने दोनों हाथ अपनी जेब में डालकर अनिका से पूछा, मिस अनिका, क्या मैं जान सकता हूँ कि आपका मिस्टर रोहित मारवा के साथ क्या रिश्ता है?